नमस्कार, संदीप चौधरी जीएस में आपका स्वागत है। आज से हम पहला लेक्चर लेकर के आए हैं। पहला लेक्चर ईंटें, मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। और इस लेक्चर के अंदर हम लगभग पूरा जो भी इसके अंदर जो भी चीजें हैं वो सारा कवर करवाएंगे। एग्जाम को महत्वपूर्ण ध्यान में रखते हुए एक प्रकार से रिवीजन वीडियो है। पूरा का पूरा पहला पार्ट है, ये एक ही लेक्चर में समाहित किया गया है। तो ईंटें, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता के बारे में संपूर्ण जानकारी है। ये ईंटें, मनके तथा अस्थियां पाठ का नाम है। ईंटों का मतलब है कि जिस प्रकार स्थापत्य तात्कालीन सभ्यता के लिए, और मनके मतलब उस समय तात्कालिक समय में उद्योग या जो भी व्यापारिक गतिविधियां, और अस्थियां सामाजिक तात्कालिक संस्कार, समाज के जो संस्कार हैं उन सबको। तो कहने का मतलब है संपूर्ण जो ये पाठ है वो हड़प्पा सभ्यता के बेस को लेकर के चल रहा कि हड़प्पा सभ्यता। अब सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता क्या है या सभ्यता किसे कहते हैं। तो सबसे पहले सभ्यता, सभ्यता का मतलब है किसी भी क्षेत्र विशेष में किसी समय अवधि के दौरान जो लोगों का एक समूह उस जगह के ऊपर रहन सहन, क्रियाकलाप, व्यापार, वाणिज्य या जो भी वहां पर बसे थे, उनका एक निर्धारित समय अवधि के दौरान जो जो अंत्य क्रियाएं की थी उनको अपन सभ्यता कहते हैं, या इनको अपन संस्कृति भी कह सकते हैं। तो सभ्यता और संस्कृति दोनों एक ही समरूप है। तो सभ्यता किसी भी क्षेत्र विशेष के अंदर किसी समय अवधि के दौरान लोगों के द्वारा रहना, वहां बसना, जो भी क्रियाकलाप वहां पे, चाहे कृषि हो, व्यापारिक गतिविधियां हो, वो कैसा खान पान था उनका, कैसा पहनावा था, कैसी वेशभूषा, क्या उनके रीति रिवाज थे, क्या संस्कार थे, ये सारी चीजें क्या है। तो सभ्यता का मतलब किसी क्षेत्र विशेष में निर्धारित समय में लोगों के समूह का रहन सहन, पहनावा, वेशभूषा, रीति रिवाज आदि। तो सभ्यता का मतलब है किसी क्षेत्र विशेष में निर्धारित समय अवधि के दौरान लोगों के समूह का रहन सहन, पहनावा, वेशभूषा, रीति रिवाज, जो भी क्रियाकलाप होती है वो एक सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता हमारे भारत की प्राचीन, गौरवपूर्ण, एक महत्वपूर्ण सभ्यता मानी गई है, जो कि हड़प्पा सभ्यता है। प्राचीन अन्य सभ्यताएं हैं, मेसोपोटामिया सभ्यता, रोमन सभ्यता, चीन की सभ्यता, इन सब सभ्यताओं के समकालिक मानी गई है। एक पुरातात्विक अन्वेषण इस सभ्यता का वर्तमान समय में जो खोज की गई, जिन लोगों के द्वारा इसके बारे में गहनता से जांच की गई, उसके बारे में इस पाठ के अंदर संपूर्ण चीजें। सबसे बड़ी चीजें हैं सैलकड़ी पत्थर से बनी हड़प्पाई मोहरे। हड़प्पाई मोहरे, मोहरे क्या होती हैं? मूल रूप से किसी क्षेत्र विशेष की पहचान को अंकित करती हैं। तो जो सैलखड़ी नामक एक पत्थर से बनी थी मोहरे, ये एक हड़प्पाई, इससे सबसे बड़ी विशिष्ट पुरावस्तु मानी गई है। बड़े एग्जामों में भी कई बार पूछा गया है कि से मोहरे हैं वो किस पत्थर से बनी गई हैं। तो सबसे पहले सैलखड़ी पत्थर से मोहरे हैं, विशिष्ट पुरावस्तुएं हैं। हड़प्पा सभ्यता की दो ही चीजें मानी गई हैं विशेषताओं को अगर अपन आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो सबसे पहला तो इसमें क्या है? मोहरे क्या है? ये विशिष्ट पुरावस्तु। और एक क्या है? जल निकासी प्रणाली। जल निकासी प्रणाली बड़े एग्जामों में भी इस चीजों के बारे में पूछा जाता है। तो ये जल निकासी जो प्रणाली है, ये इसकी क्या है? हड़प्पा सभ्यता की क्या है? महत्वपूर्ण विशेषता है।
महत्वपूर्ण विशेषता है। इन जानवरों के चित्र अपठनीय लिपि। अब जो ये मोहरें बनी थी, इन मोहरों के ऊपर तत्कालीन समय में जानवरों के या प्रकृति से संबंधित चित्र बनाए गए थे। अपठनीय लिपि, यहाँ की जो लिपि है वो सारी की सारी जो अपठनीय लिपि है, लिपि तात्कालिक समय के अंदर क्या थी, ये चित्राक्षर लिपि थी। चित्राक्षर लिपि, चित्राक्षर लिपि का मतलब है इसमें कोई शब्द वगैरह नहीं है, वो चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। जैसे अगर किसी के ऊपर मान लो कुछ भी चीज लिखी गई है तो वो उस चीज का चित्र बना दिया गया है। पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से हम इस सभ्यता के जीवन को समझने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, तो एक बार अपन इसका देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहां पर हुआ, कैसे हुआ, इसका विकास किस तरह से हुआ। तो हड़प्पा सभ्यता, जैसे ये अपन देख सकते हैं कि अपने भारत का जो पूरा का पूरा वर्तमान भारत के परिप्रेक्ष्य में ये हमारा जो नक्शा है भारत के हिसाब से, ठीक है, इसी को तुलनात्मक रूप से अपन लेकर के चलेंगे। तो भारत के हिसाब से देखें तो ये क्या है, भारत के पास में ये पाकिस्तान का क्षेत्र है और पाकिस्तान के ऊपर क्या है, ये अफगानिस्तान का क्षेत्र है। तो जो हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है मूल रूप से यहां से निकलने वाली सिंधु नदी है, यहां से निकलने वाली एक सिंधु नदी है जो इस जगह से निकल करके पाकिस्तान से होकर के ये कौन सा क्षेत्र है, अरब सागर, अरब सागर, ये कौन सा है, हिंद महासागर, और ये क्या है, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, और ये ऊपर के ऊपर क्या है, ये पूरा का पूरा हिमालय, हिमालय क्षेत्र है। इस हिमालय से निकलने वाली जो कौन सी नदी है, सिंधु नदी, सिंधु नदी। और इस सिंधु नदी के पास पास में अनेक नदियां निकलती हैं जो सिंधु की जो सहायक नदियां हैं, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, व्यास, इस तरह की अनेक नदियां हैं जो अरब सागर प्रवाह की नदियां हैं। तो इस नदी क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों के अंदर हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। हड़प्पा सभ्यता का नामकरण क्यों पड़ा, हड़प्पा सभ्यता का जो नामकरण है, नामकरण हड़प्पा क्यों पड़ा, इसका नामकरण, हड़प्पा नामक जगह प्रथम ज्ञात स्थल था, ये प्रथम ज्ञात स्थल। सर्वप्रथम हड़प्पा नामक जगह के ऊपर सर्वप्रथम, जब हड़प्पा नामक जगह के ऊपर सर्वप्रथम 1856 में बर्टन बंधु, क्योंकि ये समय कौन सा चल रहा है, ये समय हमारा चल रहा है अंग्रेजों के द्वारा, जब हम उपनिवेशिक शासन के दौरान जब हम यहाँ पर रहते थे तो अंग्रेजों के द्वारा सारी चीजें जो अंग्रेज ही कर रहे थे यहाँ पे, तो अंग्रेजों को जब अपनी व्यापारिक गतिविधियों को अधिक से अधिक बढ़ाना था तो उनको क्या करना था कि इस क्षेत्र में रेलवे का निर्माण करना था। तो 1856 में जब उन्होंने कराची से लाहौर के मध्य रेलवे की पटड़ियां बिछाने लगे, तब उनको यहां से कुछ ईंटें मिली। जब रेलवे की पटड़ियां बिछाने लगे तो कुछ उनको जब ईंटें मिली तो उनको लगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ रहा है, क्योंकि वो ईंटें, ये हड़प्पा जो सभ्यता है ये बहुत पुरानी सभ्यता है। और जब ये बात कब की चल रही है, 1856 में, तो 1856 में और हड़प्पा सभ्यता का मूल रूप से विकास कब हुआ, हड़प्पा सभ्यता की समय अवधि कब मानते हैं अपन, समय अवधि 2600 से 1900 बीसी, बीसी मतलब ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। तो प्यारे बच्चों, ईसा पूर्व का मतलब होता है जैसे हम किसी भी साल या किसी वर्ष की जो काल गणना करते हैं तो उसको हमने भगवान ईसा के जन्म को एक आधार मान करके रखा हुआ है कि भगवान ईसा के जन्म से पूर्व की चीजें हैं उनको तो अपन क्या कहेंगे, ईसा पूर्व, और उनके बाद की जो चीजें हैं उनको अपन क्या कहेंगे, ईसवी सन।
तो ये पूर्व की चीजें हैं, तो ईसा पूर्व कहा गया इनको। इसकी समय अवधि है वो 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व के मध्य की मानी गई है। अब खुदाई कब हो रही है इसकी? 1856 में। तो समझ सकते हो लगभग 2500 साल ये और लगभग 2000 साल ये, तो 4000 4500 वर्ष पूर्व की ये घटना है, जब कराची और लाहौर के मध्य रेलवे की पटरियां बिछाई जाने लगी। तो बटन बंधुओं ने सर्वप्रथम क्या किया, उन्होंने ब्रिटिश संसद के अंदर सर्वप्रथम सूचना दी 1826 में। फिर ब्रिटिश संसद के अंदर क्या होता है, जब ये सूचना दी गई तो इस सूचना के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना करी। कब करी इसकी? 1861 में। और इसकी जिम्मेदारी किसको सौंपी? एलेक्जेंडर कनिंघम को। कनिंघम को इसकी जिम्मेदारी सौंपते हैं और उसी के आधार पर यह पुरातात्विक सर्वेक्षण के माध्यम से इसका सर्वे होना शुरू होता है। एलेक्जेंडर कनिंघम ने 1871 में इस से संबंधित एक लेख लिखा, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित एक लेख लिखा इन्होंने 1871 में, और 1875 में इन्होंने उस चीज को व्यापक रूप से करने का प्रयत्न किया। तो कहने का मतलब हड़प्पा सभ्यता मूल रूप से सिंधु नदी क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों के अंदर विकसित हुई है, सिंधु नदी क्षेत्र के आसपास में। इस वजह से इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा गया है। और ये कहा किसने है? जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल ने। देखो, सर्वप्रथम हड़प्पा प्रथम स्थल था, इसकी वजह से इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। लेकिन इसके अधिकांश जो स्थल हैं वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास क्षेत्रों में पाए गए। परिणामतः इसका क्या रखा गया? जॉन मार्शल ने इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया। और वर्तमान इतिहासकारों ने अनेक चीजें जब अन्वेषण होकर के सामने आए तो उन्होंने सिंधु सरस्वती सभ्यता, पर देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है ये अपने भारत के परिप्रेक्ष्य में भारतीय क्षेत्र। और ये आ जाएगा पाकिस्तान का क्षेत्र, और ये है अफगानिस्तान का क्षेत्र। तो अब ये अपना पूरी सिंधु घाटी सभ्यता है, ये लगभग इन 3 जगह मतलब 3 देशों के अंदर फैली हुई थी। अपन पिछली स्लाइड में भी अपन जिक्र कर चुके हैं कि सिंधु सरस्वती और सिंधु की सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्र में इसका फैलाव था। तो इसका अगर अपन उत्तरतम स्थल देखें तो मांडा, चेनाब नदी के किनारे, चेनाब नदी। और दक्षिण के अंदर अपन देखें तो यहां पर महाराष्ट्र के अंदर दाइमाबाद, दाइमाबाद महाराष्ट्र में। और पश्चिमतम जो देखें अपन स्थल तो ये यहां पर क्या है? सूतकांगेंडोर। सूतकांगेंडोर ये क्या है? पाकिस्तान के वर्तमान जो अरब सागर के तटीय क्षेत्र के अंदर है। और पूर्वी क्षेत्र देखें तो ये है आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। और एक अलग सा क्षेत्र है जो अफगानिस्तान के उत्तरतम ऊपर की तरफ जो है, ये क्या है? सोर्तगोई। नहरों के साक्ष्य भी मिले हैं यहाँ पर सोर्तगोई के अंदर। तो मूल रूप से और
ये पूरे के पूरे जितने भी स्थल मिले हैं हमारे को, वो एक बार इस तरह से होते हुए भारतीय क्षेत्र में महाराष्ट्र से होते हुए और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में होते हुए उत्तर प्रदेश और इस तरह से। तो कहने का मतलब ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। सोर्तगोई, सुतकांगेंडोर उत्तरतम मांडा माना गया है, क्योंकि सोर्तगोई थोड़ा पश्चिम उत्तर की तरफ पड़ जाता है, तो उत्तरतम मांडा, दक्षिणतम है दाइमाबाद, पूर्वी है आलमगीरपुर और पश्चिमी है सुतकांगेंडोर। लगभग पूरा का पूरा अपन देखें तो ये पूरा का पूरा किस प्रकार से है, एक प्रकार से त्रिभुजाकार है। तो क्या है, त्रिभुजाकार, लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में त्रिभुजाकार है। तो हड़प्पा सभ्यता, ये इसका लगभग इसका विस्तार पहले की स्लाइड में भी अपन एक बार फिर देखें कि हड़प्पा सभ्यता नाम, सिंधु घाटी सभ्यता नाम, सिंधु सरस्वती सभ्यता नाम, सिंधु की सहायक नदियों के पास में ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर इसका सोर्तकोई उत्तरतम क्षेत्र है। और इस प्रकार से अपन तो त्रिभुजाकार है, 15 लाख। एक सबसे बड़ी कांस्य युगीन सभ्यता है ये, कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य युगीन सभ्यता का मतलब है कि ये लोग तांबा प्लस टिन है इसका प्रयोग जानते थे, तो कांस्य युगीन सभ्यता है। दूसरी ये क्या है, मात्र सत्तात्मक, मात्र सत्तात्मक सभ्यता है। मात्र सत्तात्मक सभ्यता का मतलब है अधिक से अधिक यहाँ पर मात्र देवियों की जो मूर्तियां वगैरह मिली हैं, उससे ये पता चलता है कि संभवतः ये मात्र सत्तात्मक होती है। मात्र सत्तात्मकता का मतलब है कि संपत्ति के ऊपर माता के बाद उसकी पुत्री को अधिकार, या संपत्ति के या संसाधनों के ऊपर अधिक से अधिक माता के अधिकार, मात्र सत्तात्मक है। उसके बाद में शहरी सभ्यता है। तो इस प्रकार से अपन ने इसका विस्तार देख लिया। त्रिभुजाकार है, 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, कांस्य युगीन है, मात्र सत्तात्मक है, शहरी सभ्यता है, उत्तरतम स्थल मांडा, दक्षिणतम है दाइमाबाद, पश्चिम है सुतकांगेंडोर और पूर्वी है आलमगीरपुर। शर्तें, स्थान और समय। अब सबसे पहले प्रारंभिक हड़प्पा, उसके बाद परिपक्व हड़प्पा और उसके बाद उत्तरतम हड़प्पा। तो प्रारंभिक हड़प्पा का मतलब है किसी भी सभ्यता जो भी विकसित होती है, जो भी सभ्यता बनती है, उस सभ्यता सीधी एक परिपक्व अवस्था में नहीं आती है। किसी भी सभ्यता का विकास है वो धीरे धीरे क्रमबद्ध रूप से होता है। एक जिस प्रकार से एक बच्चे, एक मनुष्य का एक जो शरीर होता है, उसी के प्रकार जैसे सबसे पहले अपन अगर मनुष्य के शरीर के अनुसार बात करें तो सबसे पहले कोई भी सभ्यता है वो अपना बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था और उसके बाद वृद्धावस्था, इसी प्रकार से कोई भी सभ्यता है वो इन 4 तत्वों के अंदर ही सम्मानित पाई जाती है। कि कोई भी सभ्यता है उसका प्रारंभ होता है, फिर उसका विकास होता है, फिर उसका विस्तार होता है और उसके बाद उसका अंत हो जाता है। तो उसी प्रकार इसका प्रारंभिक है वो लगभग 6000 ईसा पूर्व से लेकर के 2600 ईसा पूर्व में इसके कुछ तत्व पाए गए हैं जो लगभग प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता जिसको बोला जाता है। परिपक्व जिसको मूल रूप से जब ये सभ्यता पूर्ण रूप से समृद्ध थी, अपने चरम पर थी उस समय, तो ये कब है 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व सबसे समृद्ध चरण रहा है। और फिर कोई भी सभ्यता है वो तत्काल नष्ट नहीं होती कि भाई आज ये सभ्यता परिपक्व है और कल नष्ट हो जाएगी। ऐसे बहुत ही बिल्कुल न के बराबर कांड मिलते हैं।
तो धीरे धीरे वो नष्ट होती है और नष्ट के पीछे अनेक कारण होते हैं। उन कारणों की अपन आगे क्लास में चर्चा करेंगे। हड़प्पाई पुरातत्व, मोहरे, बाठ, मनके, तांबे, कांस्य की वस्तुएं अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब से लेकर के जम्मू, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र तक मिले हैं। तो मैंने इनका विस्तार बताया पिछली स्लाइड के अंदर कि कहां कहां तक ये पूर्ण रूप से फैली हुई थी हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां कि पूरे स्थल कहां कहां कितने किस प्रकार से मिले हुए हैं, तो लगभग 2000 प्लस, संभवतः अनेक किताबों में 2800 लगभग बताए गए हैं कि लगभग इतने स्थल की पहचान हो गई है। इतने स्थलों की क्या हुई है, पहचान हो गई है। और इनमें से भी 1400 स्थल हैं उनके ऊपर काम हो चुका है, 1400 स्थलों के ऊपर। और इन 1400 स्थलों के अंदर से 917 स्थल हैं, वो कहां पर हैं, 917 स्थल कहां पर हैं, भारत के क्षेत्र में। 481 स्थल हैं वो कहां पर हैं, पाकिस्तान में। और 2 स्थल हैं कहां पर, अफगानिस्तान स्थल में, अफगानिस्तान के क्षेत्र में। तो 917 स्थल भारत में, 481 है वो पाकिस्तान में, 2 स्थल है वो अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में जो 2 स्थल हैं वो सोर्तगोई और मुंडीगाक। मुंडीगाक पूर्व की स्लाइड में भी अपन इसका जिक्र कर चुके हैं। सोर्तगोई प्राचीनतम नहरों के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पे, प्राचीनतम नहरों के साक्ष्य हमारे को सोर्तगोई से मिलते हैं, विश्व के प्राचीनतम साक्ष्य। तो इसी प्रकार से लगभग 2000 प्लस यानी 2800 के लगभग स्थलों की पहचान हो गई है। और 1400 स्थलों के ऊपर पूर्ण रूप से काम हो चुका है कि 1400 स्थल के ऊपर काम चल रहा है, खुदाई, उनके बारे में उनका व्यापक रूप से विश्लेषण, उनके तत्वों की पहचान, जिसमें से 917 कहां पर है, भारत में, 481 पाकिस्तान में और 2 स्थल हैं वो अफगानिस्तान में है। 2/3 स्थल है वो सरस्वती बेसिन। तो मैंने बताया था कि सिंधु सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता प्रारंभिक स्थल की वजह से सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के परिक्षेत्र में जो ये स्थल पाए गए, इसकी वजह से उसको सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया जॉन मार्शल ने। और अभी वर्तमान में सिंधु सरस्वती बेसिन, सरस्वती जो मूल रूप से अभी अंतःप्रवाह की नदी है, विलुप्त हो चुकी है, उस नदी क्षेत्र के अंदर अधिकांश बस्तियां पाई गई हैं। तो इसका नाम सिंधु सरस्वती नदियां, सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। अधिकांश बस्तियां हैं वो इस सरस्वती नदी घाटी क्षेत्र में पाई गई हैं। तो इस वजह से 5 प्रमुख शहर, 5 प्रमुख शहरों के अंदर राखीगढ़ी, राखीगढ़ी कहां पर है, ये राखीगढ़ी हरियाणा में, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये दोनों के दोनों कहां पर हैं, ये दोनों के दोनों है पाकिस्तान में। धोलावीरा है, ये कहां पर है, गुजरात में, गुजरात में। और गनवरीवाल है, ये कहां पर है, ये भी पाकिस्तान के अंदर है। तो इस प्रकार से इनके 5 स्थल लगभग बड़े स्थल हैं। राखीगढ़ी है वो एक बहुत बड़ा स्थल है, लगभग 500 550 हेक्टेयर में फैला हुआ है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा मूल रूप से इसको राजधानी भी माना गया है। साथ में ये माना गया कि सबसे प्राचीनतम तो हड़प्पा है ही, उसके साथ में मोहनजोदड़ो भी इसके एक राजधानी और समृद्ध शहर, सबसे समृद्ध शहर मोहनजोदड़ो को माना गया है। और हड़प्पा इस तरह से आरंभ, हड़प्पा से पहले की संस्कृति कि हड़प्पा और इससे जो पहले की संस्कृति है वो किस प्रकार से हड़प्पा है वो अस्तित्व में आई। तो पूर्व हड़प्पा संस्कृतियां, हड़प्पा से जो पहले की जितनी भी संस्कृतियां हैं, क्योंकि कोई भी संस्कृति का विकास है पूर्व में मैंने बताया कि तात्कालिक नहीं होता, धीरे धीरे एक सभ्यता है वो धीरे धीरे अपना पतन तो दूसरी सभ्यता के अंदर है वो समायोजित हो जाती है। तो विशिष्ट प्रकार के मृद भांडों की शैली का संबंध कृषि, पशुपालन, शिल्पकारी आदि के साक्ष्य, बस्तियों की छोटी थी या बड़ी थी ये संरचना लगभग है, क्योंकि ये सारी की सारी जो भी सभ्यताएं हैं वो लगभग आज से 4,500 से 5,000 वर्ष पूर्व की मानी गई हैं। इसकी वजह से अधिकतम साक्ष्य हैं वो आज न के बराबर है
और जो भी चीजें मिली हैं उनको भी हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उनको वर्तमान आधार पर जोड़ करके उनका एक मतलब एक उनका अर्थ निकालने का प्रयत्न करते हैं, और वो कितना साकार होता है वो उस पर डिपेंड करता है। शहरी चरणों का उद्भव हाल ही के पुरातात्विक साक्ष्य 7000 ईसा पूर्व के आरंभिक कृषक समुदायों में हड़प्पा संस्कृति के उद्भव के संकेत मिले हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता मेहरगढ़ अफगानिस्तान के अंदर एक 7000 ईसा पूर्व के कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हमारे को प्राप्त होते हैं। हड़प्पा सभ्यता के कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो हमारे को कहां से मिलते हैं? मेहरगढ़ से। तो अब ये संभवतः क्योंकि वो भी अफगानिस्तान के क्षेत्र में है, और अफगानिस्तान के क्षेत्र में होने के बाद अफगानिस्तान में हमने देखा कि सोरतगोई और मुंडीगाग, और उससे जस्ट नीचे पाकिस्तान के परिक्षेत्र में हमने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और अनेक प्रकार के स्थलों के बारे में बात की। तो ये भी माना जाता है कि हड़प्पा की जो प्रारंभिक जो संस्कृति है वो संभवतः 7000 के आसपास कृषक समुदायों का उस जगह के ऊपर संभवतः वहां के ऊपर कोई अवशेष रहे होंगे। परिपक्व हड़प्पा, प्रारंभिक हड़प्पा के चरण कर्मिक परिवर्तन और आंतरिक विकास के परिणाम है। तो जो परिपक्व हड़प्पा है वो उससे पहले जो प्रारंभिक हड़प्पा है जिसमें अपनी 7000 ईसा पूर्व के देखते हैं, उसी का ही परिणाम है जो परिपक्व हड़प्पा है। क्योंकि उस समय के बाद कृषि के क्षेत्रों से आगे की तरफ उस समुदाय विशेष ने आगे बढ़ करके आगे की तरफ आना शुरू कर दिया, और सिंधु और सरस्वती जो भी नदियां हैं वहां से प्राप्त पर्याप्त जलीय स्रोतों के आसपास में उन्होंने बसना शुरू कर दिया, क्योंकि स्थायी कृषि और स्थायी बस्ती का निर्माण करना शुरू कर दिया था। तो ये सारी चीजें इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण है। निर्वाह के तरीके का मतलब है कि वो लोग अपना जीवन यापन कैसे गुजारते थे, क्या क्या किन किन चीजों का सहारा लेते थे, भोजन और पशुपालन किन किन चीजों के मतलब उनके पास जो भी वहाँ हमारे जो शोध हुए हैं, जो भी विश्लेषण हुए हैं, जिन भी तथ्यों का हमने मतलब प्राप्त किया है, इन सब चीजों से हमें ये पता चला है। कृषि उत्पादों के अंदर 7 प्रकार के अनाज, 7 प्रकार के अनाज, जिसमें गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, तिल, बाजरा और चावल, ये 7 प्रकार के अनाज हैं। इनके अवशेष हमारे को प्राप्त हुए हैं। तो उनसे ये पता चलता है कि इस प्रकार के 7 चीजें हैं वो वहां की कृषि क्षेत्र में उत्पादन करते थे, और उनका मुख्य खाद्य पदार्थ है वो संभवतः यही चीजें रहे होंगे। पालतू पशुओं के अंदर भी मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस, सूअर, और जंगली प्रजातियों के अंदर वराह, हिरण और घड़ियाल। वराह मतलब सूअर, और हिरण और घड़ियाल, ये अनेक प्रकार की 3-4 प्रजातियां हैं वो पाई गई हैं। अन्य स्रोतों के अंदर अपन देखें तो मछली और पक्षियों की हड्डी भी मिली है। मछली का कई स्थलों के ऊपर से हड़प्पा के स्थल से मछली का एक कांटा पाया गया है। तो कांटा पाया गया तो उससे ये पता चलता है कि संभवतः वो लोग मछली वगैरह पकड़ने के लिए जलीय स्रोतों के अंदर जाते होंगे। पक्षियों की कुछ हड्डी मिली है। पूरा वनस्पतिविद हैं जो वनस्पति अध्ययन करते हैं, उनको जले हुए अनाज के दानों से जानकारी मिली है। लोथल से, साथ में कालीबंगा से हमारे को जले हुए अनाज के दाने मिले हैं, जले हुए अनाज के दाने मिले हैं। तो इससे ये पता चलता है कि उस समय में ये चीजें या इन सब खाद्य पदार्थों का उपयोग संभवतः करते होंगे। कृषि प्रौद्योगिकी, कृषि के अंदर किन किन तकनीकों का सहारा लेते थे, कृषि में किन किन चीजों के बारे में, कौन कौन से वो यंत्रों का इस्तेमाल करते थे, किस किस तरह की जुताई आदि तकनीकों से उनको मतलब इन सब चीजों से वो पहचान रखते थे, इसके बारे में पता चला है। जुताई के साक्ष्य, खेतों को जुताई करने के लिए जुताई के कई अनेक प्रकार के साक्ष्य मिले हैं। अब हमने पहले भी चर्चा की कि लगभग आज से 4,500 से 5,000 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं। तो कोई भी हमारे को भौतिक तत्व है, अवशेष है, वो बहुत ही अच्छी अवस्था में नहीं मिलेंगे। तो वहां पर पाई गई जो मोहरें हैं उनके ऊपर वृषभ के चित्र, वृषभ यानी बैल के चित्र मिले हैं। मिट्टी के हल मिले हैं। मिट्टी के हल चोलिस्तान पाकिस्तान और बनवाली हरियाणा, दोनों जगह के ऊपर मिट्टी के जो हल हैं वो हमारे को मिले हैं, कि हमारे को यहाँ पर मिट्टी का एक प्ररूप मिला है।
क्योंकि जाहिर सी बात है उस समय जिस भी लकड़ी के या जो भी हल होंगे तो वो जहां पर दब गए और लंबे समय तक वो पड़े होने की वजह से वो पूर्णतः नष्ट से हो गए और उनका एक प्रकार का एक ढांचा सा हमारे को मिला है। तो उससे पता चलता है कि लकड़ी के हल मिले हैं। कालीबंगा से जुते हुए खेतों के साक्ष्य, कालीबंगा से हमारे को कौन से साक्ष्य मिले हैं? 2 फसलों के। तो इसको मतलब क्या है? दोहरे जुते हुए खेतों के अवशेष मिले हैं। दोहरे जुते हुए फसल, दोहरे जुते हुए फसल का मतलब है जैसे अपन खेत के अंदर कोई भी एक प्रकार की फसल और उसके बीच में से अपन दूसरे समकोण पर काटती हुई इस तरह की कोई फसल, तो ऐसे कुछ अवशेष वहां पर हमारे को मिले हैं। सिंचाई एवं जल प्रबंधन, सिंचाई एवं जल प्रबंधन अधिकांश स्थल हैं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाए गए हैं। तो आपने देखा होगा कि मूल रूप से जो वर्तमान हमारा उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है इसी के अंदर संभवतः ज्यादा से ज्यादा जो स्थल पाए गए हैं वो, तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है वर्तमान में। लेकिन जलवायु और मौसम दोनों ही दीर्घकालिक परिवर्तन होते हैं। मौसम एक आंशिक और जलवायु है वो दीर्घकालिक। तो संभवतः आज से 4-5 हजार वर्ष पहले संभवतः मौसम में कुछ परिवर्तन रहा होगा। तो अर्ध शुष्क क्षेत्रों में अफगानिस्तान के शोरतगोई, अफगानिस्तान के शोरतगोई ये क्या है? शोरतगोई, शोरतगोई में नहर के अवशेष, नहर के अवशेष मिले। ये पूर्व में भी चर्चा कर चुके कि जो अफगानिस्तान का उत्तरतम सबसे ऊपर उत्तर पश्चिम की तरफ जो अलग से एक स्थल था उसमें नहर के अवशेष मिले हैं। और धोलावीरा, धोलावीरा कहां पर है? गुजरात में, गुजरात में। और यहां पर क्या? जलाशय, जलाशय मतलब तालाब के अवशेष, तालाब के अवशेष मिले हैं जल संचय करने के। तो ये तालाब संभवतः कृषि के क्षेत्रों के अंदर कृषि में सिंचाई के लिए इन चीजों का उपयोग किया जाता होगा। और तालाब में भी धोलावीरा का जो दक्षिण का तालाब है, दक्षिण का तालाब वो पत्थरों से निर्मित था, पत्थरों को काटकर, पत्थर ओब्लिक चट्टानों को काटकर, चट्टानों को काटकर बनाया गया था और अपेक्षाकृत बड़े भी थे। तो इस तरह के कुछ स्थल हमारे को कृषि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मिलते हैं। अब ये जो जितने भी हमारे को स्रोत मिले हैं, जिन जिन संसाधनों से हमने इस चीजों का विश्लेषण करते हैं, जिन चीजों के बारे में हम संबंधित सभ्यता के बारे में ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, उनके बारे में पुरावस्तुओं की पहचान कैसे की जाए कि जो पुरावस्तु हैं, पुरा मतलब प्राचीन समय की जो भी वस्तुएं हैं उनकी हम पहचान कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अवतल चक्कियां बड़ी संख्या में मिली है। अवतल चक्कियों का मतलब है जैसे बड़े पत्थर के ऊपर छोटा पत्थर, जैसे वर्तमान में भी हमारे घरों में हमारी माताएं और पुराने समय के लोग हैं जो चक्की से अपन आटा, तो उस तरह के कुछ अवशेष मिले हैं। तो उनसे अनाज पीसने की साधन के रूप में प्रतीत होती है। 2 प्रकार की चक्कियां मिली हैं, 2 प्रकार की चक्कियां मिली हैं। एक तो वो गोल घूमने वाली, एक आगे पीछे उनको करके उससे कुछ पीसने से संबंधित है, आगे पीछे चलाया जाता था। दूसरी को मसाला कूटने के लिए प्रयुक्त किया जाता होगा। अर्नेस्ट मैक्के, अर्नेस्ट मैक्के हैं वो एक इतिहासकार हैं, उन्होंने इसके ऊपर शोध किया और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जोड़ने का प्रयत्न किया। पुरातत्वविद वर्तमान समय की तुलनाओं से प्राचीन पुरावस्तुओं के उपयोग समझते हैं। मैक्के की खोज अवतल चक्कियों की तुलना आजकल की चक्कियों से की गई है, क्योंकि कोई भी इतिहासकार है वो जब भी किसी प्राचीन पुरातत्व स्थल की या प्राचीन समय की चीजों को जब वो खोज और सर्वेक्षण करता है तो उसको वो वर्तमान के साथ जोड़ने का प्रयत्न करता है और उसको क्या करता है, वो ज्ञात से अज्ञात की ओर लेकर के जाता है, अज्ञात की ओर। इस विधि से वो सर्वेक्षण करता है कि जो भी चीज मान लो उनको पुरावस्तु कुछ भी चीज मिली है उनको, तो वो उसको वर्तमान के साथ जोड़ते हैं कि ये चीज आज वर्तमान में किस काम आती है। तो फिर वो उसको उस आधार पर लेके जाते हैं। इतिहासकारों के सामने विभिन्न प्रकार की चुनौतियां होती हैं, क्योंकि इतिहासकारों को जो पुराने समय में जो भी चीजें मिली हैं उनके सामने उनको सबसे बड़ी चीज तो ये होती है कि किस आधार पर उसको जोड़े वर्तमान के साथ में, कि भाई वो धार्मिक आधार पर जोड़ा जाए, सांस्कृतिक आधार पर जोड़ा जाए, आर्थिक आधार पर जोड़ा जाए कि राजनीतिक आधार पर जोड़ा जाए।
अनेक प्रकार की मरण मूर्तियां मिली हैं महिलाओं की। तो उसी के आधार पर तो हमने कहा कि हड़प्पा सभ्यता है वो मात्र सत्तात्मक है, लेकिन अपन उसको ही एक आधार मान लेना पूर्ण रूप से सार्थक नहीं है। पूरा सही तरीके से उसका आज भी मतलब ये पूर्ण रूप से नहीं बोल सकते कि वो सभ्यता मात्र सत्तात्मक ही रही होगी। तो इस प्रकार के अनेक प्रश्न हैं जो आज भी इस सभ्यता से संबंधित हमारे सामने अनसुने प्रश्न हैं, जो अनसुलझे हैं। हड़प्पा, योजनाबद्ध शहर, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो मैंने पहले भी बताया कि प्रारंभिक स्थल है वो हड़प्पा स्थल है, हड़प्पा सभ्यता का। लेकिन मोहनजोदड़ो सबसे समृद्ध शहर माना जाता है, संभवतः इसको राजधानी माना गया है। अनेक इतिहासकारों ने जब इसकी खोज की, मोहनजोदड़ो की खोज है 1922 में किसने की? राखलदास बनर्जी ने। राखलदास बनर्जी ने की इसकी खोज 1922 के अंदर मोहनजोदड़ो की। तो मोहनजोदड़ो एक समृद्ध शहर माना गया है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे समृद्ध शहर। अनेक प्रकार की बड़ी बिल्डिंगें, कॉलेजिएट बिल्डिंग, धार्मिक संस्थान, बड़े बड़े अन्नागार, तो इस तरह की चीजें की संभवतः इस समय में बड़ी कॉलेजिएट बिल्डिंग या बड़ा सा एक सभा भवन माना गया। तो उससे ये पता चलता है कि संभवतः राजा रहा होगा और वो राज दरबार यहाँ पे लेता होगा, इस तरह की चीजें। तो दुर्ग और एक निचला शहर दो भागों में बटा हुआ था। एक दुर्ग जो कि जो पश्चिम का जो ऊंचा टीला है उसके ऊपर पश्चिमी टीले पर था। दुर्ग जो ऊंचा स्थान था अपेक्षाकृत, वही निचला शहर है वो पूर्वी टीला था। पूर्वी टीला था दीवार से घिरा हुआ, ये भी दीवार से घिरा हुआ था और ये भी दीवार से घिरा हुआ था। दोनों पहले तो अपेक्षाकृत अपने अपने अलग दीवार से घिरे हुए थे और एक दीवार इन दोनों को एक साथ घिरा हुआ था। लगभग 40 लाख श्रम दिवस लगे होंगे। 40 लाख श्रम दिवस का मतलब 40 लाख दिन लगे होंगे मजदूरों को इन पूरा करने में। मतलब मजदूर की इतनी लगभग जो दिहाड़ी लगी होगी 40 लाख श्रम के आसपास की। तो एक बहुत ही बड़ा मतलब समृद्ध शहर माना जाता है। नियोजित निर्माण योजनाबद्ध रूप से निर्मित किया गया था। योजनाबद्ध निर्मित से कैसे? ईंटें निश्चित अनुपात में 4:2:1, मतलब बड़ा हिस्सा है वो 4 अनुपात है, ऊंचा हिस्सा वो 2 अनुपात है, पतला वाला है वो 1 अनुपात है प्रॉपर। और सभी हड़प्पा स्थलों के अंदर जो ईंटों का निर्माण का अनुपात है वो सभी जगह संभवतः एक ही माना गया है। एक समान पूरी हड़प्पा बस्तियों के अंदर एक समान ईंटों का प्रयोग किया गया है। मोहनजोदड़ो नियोजित शहर कैसे है? पूरा का पूरा क्या है? ग्रिड पद्धति, ग्रिड पद्धति पर बसा हुआ है। ग्रिड पद्धति का मतलब क्या है? समकोण प्रकार की सड़कें कि प्रॉपरली इस तरह से सड़कें बनी हुई हैं पूरे के पूरे। आगे भी कोई और बस्ती है तो उसमें इस तरह से प्रॉपर सड़कें बनी हुई है। तो इस तरह से मतलब अपन देखते हैं प्रॉपर पूरी की पूरी बस्तियां। हड़प्पा स्थल में ईंट चुराने वालों ने बुरी तरह नष्ट कर दिया। तो मैंने बताया 1856 में जब बर्टन बंधुओं ने कराची से मुल्तान के बीच में जब रेलवे पटड़ियां बिछाने के लिए उपनिवेशिक काल के दौरान ब्रिटिश सम्राटों ने, जब ब्रिटिश के जो हमारे अधीन उपनिवेश में हम जब थे, तब उन लोगों ने अपनी व्यापारिक गतिविधियों को आर्थिक लाभ के लिए जब जो ट्रेन की पटड़ियां बिछाई गई, उस समय इसकी चुराई करके जो भी ईंटें हैं उनको यहाँ से लाहौर और मुल्तान रेल पटड़ी को बिछाने के लिए अधिकतम यूज ले ली गई। और जब आप किसी भी चीज को, जब ऐसे कोई भी प्राचीन सभ्यताएं होती हैं और वो सभ्यताओं को इस तरह हम करते हैं, तो हमारे प्राचीन इतिहास से हम वर्तमान में जुड़ नहीं पाते। हम ये नहीं देख पाते कि प्राचीन समय के लोगों ने कितनी समृद्धि प्राप्त की थी, कहाँ पर थे और आज हमने कितना विकास किया। तो वो सारी सारी चीजें, क्योंकि प्राचीन जो भी हमारी सभ्यताएं हैं, जो भी संस्कृति है, वो हमारी एक धरोहर है प्राचीन समय की। तो ये सब चीजें इन्होंने बताने का प्रयत्न किया कि हड़प्पा सभ्यता को ईंट चुराने वाले हैं उन्होंने ज्यादा से ज्यादा नष्ट किया। कनिंगम के अनुसार यहाँ से ईंटें हैं वो लाहौर और मुल्तान रेल पटड़ी बिछाने के लिए पर्याप्त थी, कि यहाँ से जो हमने ईंटें ली वो लाहौर से मुल्तान के बीच में जो पटरियां बिछाई गई उसके लिए बहुत पर्याप्त थी। तो कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो सभ्यता है वो संभवतः बहुत ज्यादा व्यापक स्तर के ऊपर बहुत लंबे क्षेत्र में फैली हुई थी।
नालों का निर्माण और गृह स्थापत्य। नालों का निर्माण मैंने पहले ही बताया था कि हड़प्पा सभ्यता की दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण है। एक तो जो वहां की अगर पुरावस्तु की बात करें तो मोहरे हैं, और अगर विशिष्टता की बात करें, विशेषता की बात करें हड़प्पा सभ्यता की, तो वो क्या है? जल निकास प्रणाली। ये महत्वपूर्ण विशेषता है हड़प्पा सभ्यता की। तो सड़कें, गलियां ग्रिड पद्धति पे, मैंने पहले ही बताया था कि सड़कें हैं वो ग्रिड पद्धति पर प्रॉपर चौकोर आधार पर काटती हैं। पहले, उससे पहले ही नालियां बना दी गई थी। आज भी हम लोग, हमारे अगर वर्तमान समय में हम 2026-27 में, अब 21वीं सदी में चल रहे हैं, हमारे जो भी शहर हैं उनमें भी अपन इस तरह की समस्याएं देख लेते हैं कि प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, प्रॉपरली पानी व्यवस्था, कुछ भी चीजें आज भी नहीं है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये हमारी क्या है? नालियां प्रॉपर बनाई गई थी उस समय में। तो एक जल निकास की एक बेहतरीन प्रणाली को अपन बता सकते हैं। उसके बाद आवास बनते थे। घर की जो नाली है वो गली से जुड़ी हुई थी। इतिहासकार मैके ने कहा है, अर्नेस्ट मैके ने कहा है कि अब तक खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली। और अर्नेस्ट मैके ने इसको क्या कहा? अद्भुत बताया। इसको अद्भुत बताया कि इसको नाली व्यवस्था को यह बताने का प्रयत्न किया कि जो नाली थी वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक अद्भुत व्यवस्था थी, जल निकास की प्रणाली। आवास की विशेषता, केंद्रीय आंगन, मतलब बीच में एक बड़ा आंगन हुआ करता था, बीचों बीच केंद्रीय भाग के अंदर, और चारों तरफ उसके कमरे हुआ करते थे। इस तरह की उनकी वास्तु थी कि चारों तरफ कमरे, बीच में एक बड़ा आंगन। भूमि तल पर खिड़कियां नहीं होती थी, मतलब जो हमारे ग्राउंड फ्लोर के जितने भी मकान होते थे उनके ऊपर खिड़कियां नहीं होती थी। वो लोग थे हड़प्पा सभ्यता की एकांतता को महत्ता देते थे, मतलब निजप्रियता का ध्यान रखते थे कि कोई भाई उनकी कोई निजी जो भी जीवन से संबंधित चीजें हैं उनको किसी अन्य को ना पता चले, ऐसी निजप्रियता की तरफ ध्यान देते थे। ईंट के फर्श वाले स्नानागार, सीढ़ियां, कुएं, ये सब चीजें उनके हर लगभग मकानों के अंदर, अधिकांश मकानों में देखने को मिला है। तो ये देखने को मिला है। मोहनजोदड़ो के अंदर लगभग 700 कुएं के अवशेष मिले हैं। तो ये पता चलता है कि वो उस समय, आज से 4,500 से 5,000 वर्ष पहले ये सभ्यता है वो काफी समृद्ध रही होगी। तो इस तरह से सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। अब समाज में, तात्कालिक समाज के अंदर किस किस प्रकार की विभेदताएं थी, भिन्नताएं थी, ये सब चीजें, सामाजिक रीति रिवाज कैसे थे, संस्कृति कैसी थी, ये सब चीजें अपन देखने का। समाधान, समाधान का मतलब है अंतिम संस्कार की, मृत्यु के बाद में शरीर के साथ में जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो किस आधार पर की जाती थी। हड़प्पा स्थलों से मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था, मतलब वही गड्ढा खोद करके और मृतकों को उसके अंदर दफनाने के अवशेष मिले हैं। कुछ गर्तों में ईंटों की चिनाई, तो कुछ गर्तों के अंदर ईंटों की चिनाई के अवशेष मिले हैं। तो संभवतः यह माना जा सकता है कि वो तात्कालिक समाज के जो समृद्ध परिवारों से संबंधित होते होंगे, या कोई कुलीन परिवारों से संबंधित होते होंगे, व्यापारिक परिवारों से संबंधित होते होंगे। कब्रों में मर्द भांड और आभूषण मिले हैं। कब्रों के अंदर मर्द भांड मतलब मिट्टी के बर्तन और आभूषण मिले हैं, जो तत्कालीन समय में उन सभ्यता के लोगों के द्वारा जो भी आभूषण पहने जाते थे वो सब मिले हैं। पुरुष और महिला दोनों के समाधानों में मिले हैं आभूषण। तो इससे यह लगाया जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के पुरुष और महिलाएं, स्त्री दोनों ही आभूषण प्रेमी थे। आभूषण सहित समाधान मिले हैं। हड़प्पा कब्रिस्तान में शंख के छल्ले, जैस्पर के मनके और सूक्ष्म मनकू से बने हुए आभूषण मिले हैं। कुछ मृतकों के साथ तांबे का दर्पण भी मिला है। हड़प्पा के कब्रिस्तान में शंख के छल्ले, कोई अंगूठियां वगैरह जो वर्तमान समय में पहनते हैं, जैस्पर के मणके, मणके की माला वगैरह, इस तरह की चीजें, मणके के आभूषण, कुछ मणकों के आभूषण हैं वो मिले हैं। मृतकों के साथ तांबे का दर्पण, उस समय में मैंने आपको बताया कि कांस्य युगीन सभ्यता, तांबे का प्रयोग अधिक हुआ करता था। गणेश्वर सभ्यता है जो खेतड़ी में है, वहां से तांबे की आपूर्ति हुआ करती थी अधिकांश, वहां से उनके व्यापारिक, मतलब अंतर जो भी हमारे जो महाद्वीपीय क्षेत्र की वो व्यापारिक गतिविधियां वहां से होती थी। तो तांबे के अवशेष इनको मिले हैं। सीमित संचय, कुल मिलाकर के हड़प्पा वासियों के मृतकों के साथ में बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने का विश्वास नहीं था। यह सत्य है कि मिस्र के पिरामिडों में जब वहां के फराओं को
फराव मतलब वहां के जो मिस्र के जो राजा हुआ करते थे, कुलीन परिवारों से संबंधित हुआ करते थे, उनके ऊपर बड़ी बड़ी पिरामिड बनाई जाती थी, बहुत ही बड़े बड़े वृहद आकार की हुआ करती थी, पूरा ऊपर से जो बिल्कुल तीर के आकार की। तो इस तरह के पिरामिडों में वहां पर उनकी जो मतलब अवशेष, जहां पर उनकी जो समाधान को रखा जाता था, उनके साथ में उनकी प्रिय वस्तुओं को रखा जाता था। और यह मान्यता थी कि वो आगे जाकर के क्या करेंगे, इस तरह की जो काम आगे जाने के बाद में भी वहां पर इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें। और समाधान थे, वो 3 प्रकार के समाधानों का इस्तेमाल किया जाता था यहां पर। एक तो समाधान क्या थे, आंशिक, एक क्या थे, पूर्ण समाधान, और एक क्या थे, दाह संस्कार। ये 3 प्रकार के समाधानों के अवशेष हमारे को मिले हैं। आंशिक का मतलब होता है कि जब किसी की मृत्यु के बाद में उसके शरीर को कुछ समय के लिए जंगल में जीव जंतुओं को खाने के लिए छोड़ दिया जाता है, उसके बाद में उसकी जो हड्डियां होती है उनको इकट्ठा किया जाता है, और उसके बाद में उसको गर्त में दफना दिया जाता है या अग्नि के हवाले। पूर्ण समाधान का मतलब है, जैसे इन्होंने बताया कि मृतकों को गर्द में दफना दिया, गर्तों में दफना दिया जाता था, मतलब पूर्ण समाधान। और दाह संस्कार का मतलब है अग्नि के हवाले। तो इस तरह के तीनों ही अवशेष तत्कालीन सभ्यता के अंदर हमारे को मिलते हैं। विलासिता की वस्तुएं और सामाजिक भिन्नता। विलासिता की वस्तुओं का मतलब है उस समय में जो हमारे उपयोगी वस्तुओं के साथ साथ में एक अन्य जो विलासतापूर्ण, ताकि हम एक जीवन को और गुणवत्तापूर्ण जी पाए, इस तरह की चीजों के भी कुछ साक्ष्य मिले हैं। उपयोगी वस्तुओं में चक्कियां, मर्द भांड, मतलब चक्कियां जो आटे पीसने वगैरह से लिए, मिट्टी के बर्तन, सुइयां, झावा, सामान्य पदार्थों से बनी, ये सब चीजें हमारे को वहां पे बर्तन तत्कालिक समय में मिले हैं। और विलास से आधारित फ्यांस का पात्र। फ्यांस का मतलब है एक चिपचिपे पदार्थ और रेत के बिल्कुल सूक्ष्म कणों से और कुछ रंग मिला करके एक ऐसा पात्र बना दिया जाता था, छोटा सा पात्र, जिसके अंदर अपन ये मान सकते हैं कि संभवतः उस पात्र में कुछ सुगंधित द्रव्य रखा जाता हो। तो मतलब ये समझ सकते हैं कि उस समय में भी वो लोग सेंट, परफ्यूम वगैरह आदि सब चीजों के शौकीन रहे होंगे। सोने के आभूषण, खरगोश की तकलियां दुर्लभ थी, सोना दुर्लभ था। हड़प्पा सभ्यता वासियों के लिए सोना है वो दुर्लभ माना जाता है, कि सोना बहुत ज्यादा उस समय में नहीं था उनके प्रयोग में, या इनको जानकारी नहीं थी। बल्कि सोने के आयात के साक्ष्य भी मिलते हैं कि दक्षिण के कर्नाटक की कोलार की खानों में से इनके संभवतः साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन दुर्लभ था, बहुत कम देखने को मिला था। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियां मिली हैं, छोटी बस्तियों में भी मतलब इस तरह की चीजें इन बड़ी बस्तियों में कहीं कहीं देखने को मिला है, अन्य ये चीजें हमारे को ज्यादातर चीजें नहीं देखने को मिली है। शिल्प उत्पादन। शिल्प उत्पादन का मतलब है कि व्यापारिक गतिविधियां या कारखाने हैं, फैक्ट्रियां हैं, वो क्या है, मतलब व्यापार के साक्ष्य। व्यापार के साक्ष्य क्या है, मन के व अन्य शिल्प। मन के मतलब जो भी कोई मणिये वगैरह की माला वगैरह, या कुछ भी आभूषण है, कोई कंगन है, चूड़ियां वगैरह, इस तरह की चीजें। चान्होदड़ो पाकिस्तान में लगभग 7 हेक्टेयर में फैला हुआ शिल्प उत्पादन का एक क्षेत्र मिला हुआ है, जिसमें कार्लिनियन पत्थर है, उसके मन के बनाए जाते थे। जैस्पर पत्थर है, उसके मन के बनाए जाते थे। स्टपिक और सेल खड़ी, साथ में तांबा, कांसा, सोना, शंख और पक्की मिट्टी, इन सब का प्रयोग होता था। तो कहने का मतलब अनेक प्रकार की चीजें चान्होदड़ो से मिली है। उसके बाद में अगर अपन भारतीय क्षेत्र की बात करें, तो भारत में ये जो मनके के कारखाना है वो कहां पर था, लोथल। मनके के कारखानों के बारे में अपने को पता कहां से चलेगा, लोथल कहां पर है, गुजरात में। मनके के कारखानों का को अपन वर्तमान में कैसे पता कर सकते कि ये मनके के कारखाने हैं, क्योंकि वहां पर जाहिर सी बात है इन सब चीजों के, जैस्पर, स्फटिक, सेलखड़ी, तांबा, कार्लिनियन आदि सब चीजों के रॉ मटेरियल, जो कच्चा माल है, उसके अवशेष मिले हैं, बड़ा भंडार मिला है। तो उससे पता चलता है संभवतः यहां पर एक बहुत ही बड़ा वो रहा होगा।
कार्लिनियन लाल रंग का पत्थर, पीले कच्चे माल को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। तो कार्लिनियन है का लाल रंग का जो लाल रंग के पीले कच्चे माल को आग में पका करके मनके का निर्माण किया जाता था। शंख का निर्माण नागेश्वर और बालाकोट, हमने पीछे के मैप के अंदर भी देखा था, नागेश्वर और बालाकोट अरब सागर के तटवर्ती क्षेत्र में है, वर्तमान पाकिस्तान के अंदर है। तो इन क्षेत्रों के अंदर चूड़ियां और कचहरी आदि बनाने के लिए, क्योंकि वो तटवर्ती समुद्री क्षेत्रों के अंदर शंख वगैरह है वो वहीं पर मिलता है समुद्री क्षेत्रों में, तो वहां पर उनके बहुत ही बड़े बड़े भंडार मिले हैं। अन्य शिल्प में मोहरों का निर्माण, बाट बनाना, धातुक्रम सभी शिल्प कार्य किए जाते थे। मोहरें बनाई जाती थी। मोहरें अनेक प्रकार की, चौकोर, बेलनाकार, त्रिभुजाकार, अनेक प्रकार की गोल, अनेक प्रकार की मोहरें बनाई जाती थी। लगभग 2000 के आसपास बेलनाकार मोहरें भी मिली हैं हड़प्पा से। तो इस प्रकार की चीजें। बाट बनाना, बाट मतलब माप तोल की पद्धति, माप तोल। बाट है वो दशमलव पद्धति पर आधारित था। मतलब कहने का मतलब है 2:4:8:16 इस प्रकार के अनुपात के अंदर ये है वो पूरा का पूरा जो बाट बनाने की प्रक्रिया हुआ करती थी। माल प्राप्त करने की नीतियां, अब जहां पर मन के और आदि व्यापारिक गतिविधियां हैं तो इससे संबंधित हड़प्पा सभ्यता में जो माल वगैरह है वो कहां से किस प्रकार से किन कहां से क्या क्या चीजें मंगाई जाती थी, आयात और निर्यात की जाती थी, उनका। शंख है वो नागेश्वर और बालाकोट अरब सागर के क्षेत्रीय तटवर्ती क्षेत्र के अंदर। लाजवर्द मणि, लाजवर्द मणि है वो सोर्तगोई से। लाजवर्द मणि का मतलब है, जब आप आज भी अपन देखते हैं कई अंगूठी पहनते हैं उसमें लाल पीला जो भी पत्थर होता है, यहाँ पे हरा, इस तरह की, तो वो लाजवर्द मणि बोला जाता है। कार्लिलियन, सेलखड़ी और धातु आदि सब चीजें के लिए लोथल, तो लोथल के अंदर ये अधिकांश चीजें। और लाजवर्द मणि है वो सोर्तगोई अफगानिस्तान से मिल जाती थी। जगह जगह के ऊपर तात्कालिक समय में अभियान भेजा जाता था, मतलब उन चीजों के लिए, व्यापारिक गतिविधियों के लिए, या व्यापारिक एक बड़ा का बड़ा कारवा या सार्थवा, जिसको एक मतलब व्यापारियों का एक समूह हुआ करता था, वो उस समय भेजा जाता था। राजस्थान के खेतड़ी में तांबे के लिए, तो मैंने बताया था पहले भी, खेतड़ी में तांबे के लिए जो गणेश्वर सभ्यता है वो इसी तांबे के लिए, इस ताम्र युगीन सभ्यता मानी जाती है। दक्षिण भारत में सोने के लिए, तो दक्षिण भारत में अपन कर्नाटक के कोलार की खानों में, उसका वर्तमान में भी गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति, गणेश्वर सभ्यता जो कि खेतड़ी या वर्तमान के अंदर नीम का थाना राजस्थान के अंदर, और जोधपुरा संस्कृति है वो जयपुर में है। कहां पर है? जोधपुरा संस्कृति है वो जयपुर के अंदर है। इन सब से क्या प्राप्त होता था? तांबा प्राप्त होता था। परिवहन, बैलगाड़ियां, मिट्टी के खिलौने, नदी मार्ग और तटीय मार्ग। तो कहने का मतलब बैलगाड़ियों के मिट्टी के खिलौने मिले हैं हमारे को। इक्का गाड़ी मिली है। इक्का गाड़ी का मतलब है जैसे अपन छोटे बच्चे कोई भी गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो ऐसा कुछ प्रतिरूप मिले हैं हमारे को, कुछ खिलौने मिले हैं। तो उससे पता चलता है कि खिलौना हम उसी चीज का बना सकते हैं जिस चीज को अपन ने बड़ा किसी रूप में देखा हो। तो इन सब चीजों से, और साथ में नदी मार्ग और तटीय मार्ग, क्योंकि लोथल, चान्होदड़ो दोनों तटवर्ती नदीय क्षेत्र, दूर दराज के क्षेत्रों में। लोथल गुजरात के, जहां पर एक गोदीवाड़ा भी मिला है, गोदीवाड़ा मतलब बंदरगाह। तो इससे ये पता चलता है कि नदी मार्गों से भी सुदूर क्षेत्रों में व्यापारिक गतिविधियां की जाती थी, तटीय मार्गों से भी वहां से दूर दराज से जो भी माल प्राप्त करने की आपूर्ति की जाती थी। सुदूर क्षेत्रों से संपर्क, उपमहाद्वीप से बाहर के जितने भी क्षेत्र हैं उनसे भी हमारे संपर्क के कुछ हमारे को साक्ष्य मिले हैं। ओमान और मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया भी इसके समकालीन सभ्यता मानी जाती है, तत्कालीन समय की। और ओमान से भी हमारे को कुछ साक्ष्य मिले हैं जो हमारी हड़प्पाई सभ्यता या हड़प्पा स्थलों से अधिकांश जगह के ऊपर से मिले हैं। ओमान से तांबा, ओमान से हमारे को तांबा मंगाया जाता था। रासायनिक विश्लेषण से ओमानी तांबे और हड़प्पाई पुरावस्तु दोनों के अंश समान मिलते हैं। अगर हम रासायनिक गतिविधियों से, रसायन शास्त्र के अनुसार जब हम तांबे का विश्लेषण करते हैं तो हमारा जो हड़प्पा सभ्यता से के स्थलों से जो भी तांबा मिला है वो, और साथ में ओमान से जो भी तांबा मिला है, उनके जो भी तत्व हैं वो एक जैसे मिलते हैं।
ओमानी स्थलों से काली मिट्टी की परत वाले हड़प्पाई बर्तन मिले। हड़प्पा के क्षेत्र में जो एक मिट्टी के मृद भांड बनते थे वो भी ओमान से मिले हैं। तो ये पता चलता है कि यहाँ के जो भी हमारी व्यापारिक गतिविधियां हैं दोनों स्थलों से हुआ करती थी। मेसोपोटामिया से भी संपर्क के साक्ष्य मिलते हैं। मेसोपोटामिया के एक लेख के अंदर, मेसोपोटामिया के वहां पर कोई एक लेख मिला है, उस लेख के अंदर दिलमुन, मगान, मेलुहा, मेलुहा मूल रूप से हड़प्पा के लिए इस्तेमाल हुआ है। मेलुहा है वो मूल रूप से किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? हड़प्पा के लिए। से कार्लिनियन, लाजवर्द, मणि, तांबा, सोना और लकड़ियां प्राप्त होने के उल्लेख मिलते हैं। इनसे हमारे को कार्लिनियन पत्थर, लाजवर्द मणि, तांबा, सोना आदि लकड़ियां और मोहरों के ऊपर हड़प्पा से हमारे को, हड़प्पा स्थल से हमारे को जहाजों के प्रतिरूप वाले चित्रों वाली कुछ मोहरें मिली हैं, जिन मोहरों के ऊपर जहाज का चित्र बना हुआ है, जिससे हमारे को यह पता चलता है कि संभवतः अपन मेसोपोटामिया, ओमान आदि सुदूर क्षेत्रों से जहाजों के द्वारा हम क्या करते थे? व्यापारिक गतिविधियां करते थे। मोहरे, लिपि और बाट। मोहरे और मुद्रांकन, जो भी मोहरें मिली हैं उनका प्रयोग लंबी दूरी के व्यापार में माल की पहचान के लिए। आज भी अपन देखते हैं मोहर किसको बोलते हैं? मोहर एक अपनी पहचान को इंगित करता है। तो मोहरें हैं वो किसी पहचान को इंगित करने के लिए कि हम एक जगह से अगर व्यापारिक गतिविधियों में दूसरी जगह अपना सामान भेजते हैं तो वो हमारे को कि ये सामान कहाँ से आया है वो उसकी पहचान को इंगित करता है। साथ में सुरक्षा के लिए, सुरक्षा की दृष्टि से भी, साथ में कि ताकि अगर हमने किसी मान लो किसी बैग के ऊपर या किसी भी एक बड़ा सा एक लिफाफा बनाया उसके ऊपर हमने मोहर लगा दी ताकि उसकी गोपनीयता बनी रहे। तो इस तरह की चीजों के लिए थैले की गांठ के मिट्टी से जमा करके उसके ऊपर मोहर छाप दी जाती थी। तो मोहरों का प्रयोग इस तरह से होता था। रहस्यमय लिपि, रहस्यमय लिपि क्यों है? क्योंकि आज तक इस लिपि को पढ़ा नहीं गया है। आज तक क्या है? इस लिपि को पढ़ा नहीं गया। लिपि क्या मतलब है? लिखने का जो तरीका। वर्तमान में हमारी हिंदी भाषा देवनागरी लिपि, लिपि का मतलब लिखने का तरीका कि हम किस तरह से लिखते हैं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ऊपर से सिरोरेखा, मात्रा किस तरह से, तो वो लिपि होती है। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि है वो आज भी रहस्य बनी हुई है। अगर हम ये लिपि पढ़ पाए तो हम बहुत सी जो अनसुलझे जो सवाल हैं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित उनका जवाब हमारे को मिल सकता है। लगभग 375 से 400 चिन्ह मतलब चित्राक्षर चिन्ह मिले हैं। कुछ किताबों में 250 से 400 दिया हुआ है। तो लगभग इतने चिन्हों की एक मतलब वो एक जो चिन्ह मिले हैं कि इन्हीं का प्रयोग किया जाता था किसी भाषा के लिए। अभी तक अपठित है दाएं से बाएं ओर। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि दाएं से लिख करके बाएं ओर लिखा जाता था इनको, प्रत्येक शब्दों को। अपन वर्तमान में बाएं से दाहिनी तरफ लिखते हैं, फिर दोबारा ये क्या है? दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। सबसे लंबा अभिलेख 26 चिन्हों का मिला है इनका। सबसे लंबा जो अभिलेख अभी तक हमारे को अपठित है, लेकिन अभी तक जो कुछ लिखा हुआ मिला है, जो 26 चिन्हों का एक कोई मिला है, वो हमारे को 26 चिन्हों का सबसे लंबा। और 17 चिन्हों का जो अभिलेख है, 17 चिन्हों का वो कहां से मिला है हमारे को? धोलावीरा से। धोलावीरा से 17 चिन्हों का, 17 चिन्हों का धोलावीरा से मिला है। श्यामपट पर, श्यामपट या सूचना पट बोल सकते हैं जिसको अपन। सूचना पट पर शायद कुछ ना कुछ सूचना लिखी होगी सूचना पट के ऊपर। तो इस तरह की चीजें। बाट, माप तोल की प्रक्रिया के अंदर, माप तोल की प्रक्रिया के अंदर चट नामक पत्थर से बना हुआ है। बड़े एग्जामों में भी पूछा जाता है। घनाकार बाट होते थे। निचले मानदंड द्विआधारी, ऊपरी दशमलव प्रणाली पर आधारित। मैंने पहले ही बताया 2:4:16:64:64 इस तरह से, मतलब एक लंबा एक आनुपातिक आधार के ऊपर ये पूरा का पूरा बना हुआ है। ठीक है। प्राचीन सत्ता, इनके शासक कौन थे? शासक, अब हड़प्पा सभ्यता एक लंबे समय में फैली हुई 15 लाख वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र में लगभग 2000 प्लस इसके स्थल हैं।
तो क्या कोई शासक थे क्या? तो ये आज भी एक अज्ञात विषय है। इसके ऊपर विभिन्न प्रकार के मत हैं इतिहासकारों के, जो विश्लेषण करने वाले हैं उनके। एक मत है कि कोई शासक नहीं था, सभी सामाजिक स्थिति समान थी, कि समानता पर आधारित समाज था पूरा का पूरा, इसमें कोई किसी को विशेषाधिकार नहीं था, कोई कुलीन वर्ग नहीं था, कोई शासक नहीं था। लेकिन दूसरे मत वाले प्रथम मत का खंडन करते हैं और उसमें उन्होंने बताया कि कई शासक हुआ करते थे। बड़े बड़े जो स्थल मिले हैं, जैसे मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, आदि जगह के ऊपर संभवतः वहां पर एक राजा, अलग अलग राजा हुआ करते थे और अपने अपने क्षेत्र के अंदर वो अपना जो शासन प्रक्रिया प्रणाली चलाते थे। तीसरे मत है वो ये बोलता है कि संभवतः एक ही राज्य था पूरा का पूरा, हड़प्पा सभ्यता है वो पूरा का पूरा एक ही राज्य था। पूरे जितने भी स्थल, लगभग 2000 स्थल मिले हैं, वो एक ही किसी शासन तंत्र के अधीन चलते हैं। और ये भी पक्ष मजबूत करता है कि संभवतः राजा तो था, मतलब कोई न कोई शासक वर्ग जरूर था, क्योंकि हम देखते हैं कि सभी के जगह ईंटों की बनावट एक जैसी, बसावट भी एक जैसी, संभवतः व्यापारिक गतिविधियों के भी साक्ष्य एक दूसरे से मिलते हुए हैं, सामाजिक जो समाधान की प्रक्रिया है, रीति रिवाज की चीजें हैं, वो सारी की सारी चीजें हमारे को तीन सभी जगह से मिलती हैं। तो इस आधार पर अपन ये मान सकते हैं कि तीसरा मत भी, लेकिन आज भी इन प्रश्न के जो उत्तर हैं वो अनसुलझे हैं। सभ्यता का अंत, कि यह सभ्यता, जैसे हमने इसको पूर्व में भी पढ़ा कि सभ्यता लगभग 6000 ईसा पूर्व से लेकर के 1300 ईसा पूर्व तक लगातार चलती रही, और जो सबसे समृद्ध काल था वो लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के मध्य का माना गया है। तो अब इसका अंत कैसे हुआ होगा? तो इतनी बड़ी सभ्यता है, तत्काल तो अंत नहीं हो सकती। तो अब यह माना जाता है कि पतन के अनेक प्रकार के संकेत मिले हैं। संकेत क्या मिलते हैं कि 1800 ईसा पूर्व के आसपास चोलिस्तान जो है, जो वर्तमान में कहां पर है, पाकिस्तान के अंदर है, के अधिकांश स्थल त्याग दिए गए, अधिकांश स्थल वहां पर छोड़ दिए गए। छोड़ने के अनेक कारण हो सकते हैं, मैंने पहले ही बताया कि सिंधु सरस्वती या सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के जो भी स्थलों के पास में इनके स्थल मिले हैं, जो भी नदी के पास में प्रवाह क्षेत्र के अंदर, और संभवतः नदियां समय समय पे अपना मार्ग वगैरह बदलती रहती हैं, वो एक आंतरिक और लंबी भू भौतिक प्रक्रियाएं होती हैं, तो संभवतः वहां से मार्ग बदल दिया होगा, वहां पर जल के स्रोत थोड़े से कम पड़ गए होंगे। कुछ लोगों का मानना है कि बाढ़ आई होगी, संभवतः बाढ़ आई होगी, तो इससे भी संभवतः बोलते हैं नष्ट हो गए होंगे। किसी ने महामारी का नाम दिया है, किसी ने जलवायु परिवर्तन का नाम दिया है। तो अनेक प्रकार के इतिहासकारों के विभिन्न प्रकार के इसके अंदर मत है, लेकिन चोलिस्तान है वो 1800 के आसपास आते आते वहां के स्थल है वो मूल रूप से त्याग दिए गए थे। मोहरे हैं, बाट है, विशिष्ट प्रकार के मनके हैं, लेखन और लंबी दूरी के व्यापार धीरे धीरे समाप्त हो गए। वहां की जो विशिष्ट प्रकार की शैली थी, जो मोहरे बनाती थी, बाट, विशेष प्रकार के जो मनके वगैरह, वो सारी की सारी चीजें हैं वो धीरे धीरे परिवर्तित होती चली गई थी। आवास निर्माण की जो शैली थी उनकी, कि बीच में एक बड़ा केंद्राकार एक बड़ा सा आंगन होगा, चारों तरफ घर होंगे, कच्ची ईंट, वो सारी सारी धीरे धीरे तकनीकी है वो समय के साथ में परिवर्तित होती चली गई। कारण और विवाद, अनेक कारण माने गए हैं इसके अंदर, और अनेक विवाद आज भी प्रचलित है कि जलवायु, कुछ लोगों ने बताया कि जलवायु परिवर्तन हो गया। जलवायु का मतलब है, जलवायु एक दीर्घकालिक परिवर्तन परिस्थिति है। जैसे मौसम है वो आंशिक परिवर्तन है, सुबह मौसम ठीक है, शाम को अपन आज मौसम खराब हो गया। जलवायु है वह लगभग 20, 30, 50 साल या और भी लंबे अधिक साल लग सकते हैं कि उसमें अचानक परिवर्तन आ गया। तो यह माना जाता है कि संभवतः जलवायु परिवर्तन हुआ होगा। कुछ लोगों ने माना कि वनों की कटाई, अब वनों की कटाई आएगी तो पर्यावरण के ऊपर प्रतिकूल असर तो पड़ेगा, वर्षा वगैरह कम होगी या ज्यादा होगी, या पर्यावरण जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा, तो वनों की कटाई। कुछ लोगों ने नदियों का सूख जाना या मार्ग परिवर्तन कर लेना। कुछ लोगों ने कहा कि भूमि का अत्यधिक उपयोग करने से उसका उपजाऊ, उसके पोषक तत्व नष्ट हो गए, उपजाऊपन उसमें रहा नहीं, तो उन लोगों ने क्या किया, वहां से उठ करके दूसरी तरफ चले गए। व्हीलर ने आर्य आक्रमण के सिद्धांत को दिया। तत्कालीन व्हीलर जो एक इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा कि आर्यों के आक्रमण से नष्ट हो गई, कि आर्य आए और इन्होंने उसके ऊपर आक्रमण किया और हड़प्पा सभ्यता को नष्ट कर दिया। डेलस ने जनसंहार के साक्ष्यों पर सवाल उठाए।
लेकिन डेलेसेन उन्होंने इनके मतलब जो भी ये तथ्य है व्हीलर ने दिए हैं उनके ऊपर कि सब पूरी पूरी सभ्यता का इस तरह से नाश नहीं किया जा सकता किसी भी दूसरी सभ्यता के द्वारा। तो इस तरह से अनेक प्रकार के आज भी इसके ऊपर पूरे के ऊपर क्या है, प्रश्न चिन्ह है कि किस प्रकार ये नष्ट हुआ होगा। विभिन्न प्रकार के मत हैं, इतिहास है वो इस प्रकार से ऐसी ही मतलब एक है कि उस पूर्व की चीजों को अपन एक आधार मान करके ही देख सकते हैं कि संभवतः ये रहा होगा, हम स्थायी नहीं बोल सकते कि ये चीज ही हुई होगी। राखी गढ़ी आनुवांशिक अनुधान, राखी गढ़ी वर्तमान में कहां पर है, हरियाणा। हरियाणा लगभग कितना है, 550 हेक्टेयर में फैला हुआ। कंकाल अवशेषों के डीएनए विश्लेषण से निष्कर्ष निकला है कि इस क्षेत्र के अंदर कुछ हमारे को समाधान मिले हैं और उनका डीएनए विश्लेषण करने पर जो भी शोध है वो डेक्कन कॉलेज, सीसीएमबी हैदराबाद कॉलेज में और हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज ने संयुक्त रूप से एक टीम ने मिलकर के और यहाँ के डीएनए का विश्लेषण किया है। और उस आधार पर इन्होंने ये माना गया है कि मूल निवासी हैं वो हड़प्पावासी इसी क्षेत्र के मूल निवासी थे। आनुवांशिक जड़ें हैं वो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के प्राचीन समय की चली आ रही है। हड़प्पा निवासी है वो मतलब यहीं के मूल निवासी हुआ करते थे इस क्षेत्र विशेष के। निरंतरता, मूल निवासी, निरंतरता और आर्य सिद्धांत, इन तीनों को इस विश्लेषण ने खारिज कर दिया क्योंकि निरंतरता के आधार पर 5,000 वर्षों की आनुवांशिक और सांस्कृतिक निरंतरता, दक्षिण एशियाई आबादी, उनके वंशज आदि सब चीजों के बारे में माना गया कि दक्षिणी एशियाई की आबादी और वहां के जो कबीले हैं उनके जो ये संभवतः वंशज माने जा सकते हैं। लेकिन इन्होंने क्या है, इस डीएनए विश्लेषण ने यह कर दिया कि लगभग 10,000 वर्ष पहले भी यही डीएनए इस क्षेत्र में पाए गए थे, वर्तमान में भी पाए जा रहे हैं। तो ये माना जाता है संभवतः ये इसी स्थल के होंगे। आर्य सिद्धांत को खारिज कर दिया, बड़े पैमाने पर आर्य आगमन का सिद्धांत दिया गया जो कि गलत सिद्ध हो गया। उसके अंदर बताया गया है कि जो डीएनए विश्लेषण से ये पता चलता है कि हरियाणा के अंदर जो वर्तमान डीएनए और वर्तमान जो उनकी जो प्राचीन हड़प्पा सभ्यता के लोगों के जो भी मतलब तत्व मिले हैं वो आज भी वैसे ही हैं। तो इस आधार पर ये सब चीजें आज भी शोध इनके ऊपर, हड़प्पा सभ्यता के ऊपर शोध अभी भी जारी है। अभी भी नए रोज रोज नए प्रकार के तथ्य सामने आते हैं। तो इस प्रकार की चीजें सामने चलती रहती है। हड़प्पा सभ्यता की खोज कनिंघम और मार्शल, मैंने आपको बताया कि 1861 के अंदर कनिंघम को सर्वप्रथम पुरातत्व सर्वेक्षण की जिम्मेदारी थोपी गई कि भाई आप ये क्षेत्र में जब 1856 में बर्टन बंधुओं के द्वारा हड़प्पा के कुछ अवशेष मिले तो इसके ऊपर आपको काम करना है। तो कनिंघम ने काम शुरू किया। लेकिन कनिंघम क्या था कि कनिंघम के जो भी सर्वे थे वो सारे के सारे लिखित साक्ष्य पर आधारित थे और हड़प्पा सभ्यता है उसमें लिखित साक्ष्य कोई प्राप्ति नहीं हुए। तो जब लिखित साक्ष्य उनके अंदर प्राप्त नहीं हुए तो कनिंघम के जो भी सर्वे है वो बहुत आगे नहीं बढ़ पाया। मार्शल ने बहुत अच्छा काम किया कि मार्शल ने इस क्षेत्र को और विस्तार और इन सबको समायोजित करने का प्रयत्न किया। इस क्षेत्र के लिए जॉन मार्शल ने विश्व के समक्ष सिंधु घाटी की नवीन सभ्यता की घोषणा की और भारत को 3,000 वर्ष पीछे छोड़ा। यह सबसे बड़ी बात है कि आज आप भारत का जो वर्तमान जो इतिहास है उसको आप 3,000 पीछे तक ले जाकर के छोड़ते हो कि नहीं, भारत इससे पहले यहां से शुरू होता है। तो मतलब इसने बहुत ही अच्छा काम किया कि इस क्षेत्र के लिए 3,000 वर्ष भारत को पीछे ले जा करके मतलब 3,000 वर्ष पूर्व जब ये सर्वेक्षण किया गया तो लगभग 1500, 1700, 1800 ईसा पूर्व की घटनाओं को हमारे सामने लाने का प्रयत्न किया गया। कनिंघम ने 1875 के अंदर हड़प्पाई मुहर मिली, उसका महत्व न समझा। गंगा घाटी को भारतीय इतिहास का आरंभ मानते हैं। कहने का मतलब हड़प्पा जो मुहर है उसके महत्व को वो ज्यादा नहीं जान पाए और उन्होंने भारत का जो शुरुआत है वो गंगा घाटी क्षेत्र को माना, सिंधु घाटी क्षेत्र को नहीं माना। साहनी व बनर्जी, तो 1921 में दयाराम साहनी ने किसको, हड़प्पा की खोज की और बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की 1922 के अंदर खोज की। तो इन दोनों को मोहरे मिली, स्थल मिले, संस्कृति के भाग को पहचाने गए और इन्होंने उसके एक व्यापक स्थल के ऊपर खुदाई की। स्वतंत्रता के बाद में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जिनकी स्वतंत्रता से पहले हमने काफी भारतीय क्षेत्र के अंदर जो भी औपनिवेशिक काल में काफी काम हुआ था वो काम आगे जाकर के रुक गया क्योंकि भारत से पाकिस्तान देश एक अलग हो गया। तो वहां पर हमारे पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के लोग हैं वो उस स्थिति तक नहीं जा पाए।
व्हीलर 1944 के अंदर व्हीलर ने भी एक अच्छा काम किया कि स्तर विन्यास के अनुसार उत्खनन की नई पद्धति और सैनिक परिशुद्धता का समावेश किया। इन्होंने क्या किया, स्तर विन्यास मतलब जो भी सभ्यता के जो भी स्थल मिले हैं उन स्थलों को इन्होंने ऊपर से नीचे तक और एक बिल्कुल समकोण में पूरे हिस्से को बांट करके एक एक चीज को गहराई से काम करने का प्रयत्न किया कि ऊपर से नीचे तक और चारों तरफ और पूरे के पूरे क्षेत्र को ग्रिड सिस्टम में बांट दिया कि ये क्षेत्र ए बी सी इस तरह से, और इसके ऊपर काम किया। तो व्हीलर ने भी इसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देने का काम किया। अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्या, इतिहासकारों के सामने अतीत में जो पूर्व के समय में जो घटना घट चुकी है उसको वर्तमान के साथ में जोड़ करके पूरा करने की विभिन्न प्रकार की समस्या आती है, क्योंकि इतिहासकारों के सामने ये चीजें देखने की आती हैं कि एक तो भौतिक साक्ष्य है, उनकी सीमाएं होती हैं कि हमारे को एक इतिहासकार को अगर कुछ भी चीजें मिली हैं प्राचीन समय में तो उसकी एक एक समय अवधि होती है कि उसके बाद में वो नष्ट हो जाएगी। तो आप समझ सकते हो कि जब 2600 ईसा पूर्व की चीजें आज हम 2025-26 में जब इनको अपन देखने का प्रयत्न करेंगे तो 4,500 से 5,000 वर्ष बाद में क्या वो मूलतः वो वैसी की वैसी रहेगी। फिर उनके सामने अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं कि जो भी चीजें हैं उनको वो किस आधार पर देखें, धार्मिक आधार पर देखें, राजनीतिक आधार पर देखें, सामाजिक आधार पर देखें, कि उसका आर्थिक प्रयोजन निकालें। तो अनेक प्रकार के इतिहासकार हैं, उनके सामने ये चीजें आती हैं कि भाई जो चीज मिली है उनको, जो भी कोई पूरा वस्तु मिली है तो उसको किस पे देखें, कि उसको अपन ये देखें कि ये किसी धार्मिक काम में आती थी या ये किसी सामाजिक काम में आती थी। इस तरह की चीजें उनके सामने बड़ी चीजें होती हैं। कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी जैसे जैविक पदार्थ संभवतः इतने वर्षों के बाद सड़ गल गए तो वो उनका कुछ मूल तत्व मिले नहीं, केवल पत्थर, पक्की मिट्टी, धातु आदि चीजें ही बचती हैं और वो भी अधिकतर टूटी अनुपयोगी वस्तु ही रह जाती हैं कुल मिलाकर के। तो अब उनको वर्तमान के साथ जोड़े, ज्ञात से अज्ञात की तरफ लेकर के जाएं, ये एक बड़ी उनके सामने बड़ी समस्या होती है। व्याख्या की समस्या कि धार्मिक प्रथाओं का पुनर्निर्माण, कि संबंधित समय अवधि में धर्म की किस तरह की परंपराएं, कौन से रीति रिवाज, किस तरह की मतलब वहां की लोगों के द्वारा आस्था, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि हड़प्पा सभ्यता मातृ देवी की मूर्तियां, एक आदि शिव की मूर्ति मुहर मिली है जिसके अंदर मतलब चारों तरफ उनके गेंडा, भैंसा, शेर, इस तरह की हिरण आदि मतलब कुछ जानवर उसके चारों तरफ हैं और वो एकदम मतलब इस तरह से अवस्था में बैठे हुए हैं, बिल्कुल योग अवस्था के अंदर। तो अपन ये भी देखें, साथ में अपन ने देखा कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर एक मतलब एक स्थल से हमारे को एक पूरा स्थल से हमारे को एक अवशेष मिला है जिसमें एक महिला के गर्भ से पौधा उगता हुआ दिखाया गया है, जिससे यह माना गया कि उर्वरता देवी। तो संभवतः ये भी मान सकते हैं कि प्रकृति पूजा पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता था। तो इस तरह की चीजें, अनेक प्रकार की जो धार्मिक प्रथाओं का पुनर्निर्माण करना है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, तो ये बड़ी समस्याएं होती हैं। सबसे कठिन नारी मरण मूर्तियां जिनको मातृ देवी, पत्थर की मूर्तियां, पुरोहित राजा, आदि शिव की मोहरे, सभी व्याख्याएं संदिग्ध हैं। इनको ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाने की नीति तक ही सीमित है कि इन सब चीजों को हम वर्तमान में अपन जिस आधार पर भगवान शिव को, जिस आधार पर मातृ देवी को, जिस आधार पर अपन जो भी पुरोहित राजा है इनको, आज अगर अपन कुलीन वर्ग आदि सब चीजों को देखते हैं तो इसी के साथ जोड़ने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन संभवतः ये भी हो सकता है कि आज से 4,500 या 5,000 वर्ष पहले उनकी संभवतः प्रथाएं, परंपराएं, रीति रिवाज, विश्वास जो भी हैं वो अलग हो सकते हैं। तो ये हमारे लिए आज भी प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। अनुत्तरित प्रश्न आज भी हमारे पास। वहां पर विशाल स्नानागार, मोहनजोदड़ो से मिला एक विशाल स्नानागार। स्नानागार का मतलब है एक ऐसा सामूहिक स्नान करने का एक जगह। विशाल स्नानागार हमारे को मिला है तो वो किस उद्देश्य से होगा। अब अपन वर्तमान में देखें तो अपन बहुत सी जगह पे, ऐसी जगह पे देखते हैं कि विशाल बहुत बड़ी बड़ी जगह के ऊपर स्नान करने का एक प्रथाएं होती हैं कि कोई अमावस को, कोई 11 को, किस तरह से जो स्नान किए जाते हैं। तो संभवतः कोई धार्मिक महत्व रहा होगा। साक्षरता का विस्तार, साक्षरता का विस्तार का मतलब है उस समय में अपन ये देख सकते हैं कि हम उनकी जो भी चीजें पढ़ नहीं पाए,
अभी तक वो लिपि हम जान नहीं पाए, लेकिन ये तो है कि कुछ तो उन्होंने लिखा था, और लिखा था तो जाहिर सी बात है साक्षरता तो उनमें रही होगी। स्त्री पुरुष संबंध, स्त्री पुरुष के किस प्रकार से उस तत्कालीन समाज में प्राथमिकताएं क्या थी, स्त्री मातृ सत्तात्मक था कि पितृ सत्तात्मक था, संसाधनों पर किन का अधिकार हुआ करता था, समाज का जो बेस है वो किस आधार पर चलता था, ये विभिन्न प्रकार की समस्याएं आज भी हमारे सामने हैं। हड़प्पा व वैदिक लोगों के बीच में संबंध, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के तत्काल बाद ही वैदिक सभ्यता का शुरुआत मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता जो शहरी सभ्यता, वैदिक सभ्यता जो ग्रामीण सभ्यता, तो इनके मध्य संबंध क्या रहा होगा। हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी और सरस्वती क्षेत्र में पाई गई, और वैदिक सभ्यता का प्रारंभ सिंधु सरस्वती क्षेत्र में, और उसका विकास है वो गंगा घाटी क्षेत्र में। तो संभवतः अपन ये भी मान सकते हैं कि इन दोनों का विस्तार भी संभवतः इनके मध्य कुछ संबंध रहा होगा, लेकिन ये सारे के सारे प्रश्न हैं वो आज भी इनका उत्तर हमारे को नहीं मिल पा रहा है। काल रेखा, हड़प्पाई पुरातत्व के प्रमुख चरण, मूल रूप से पूरी हड़प्पा सभ्यता है, उसके विभिन्न चरण किन किन प्रकार से इसकी प्रक्रियाएं बढ़ी। कनिंघम ने हड़प्पाई मोहर की रिपोर्ट 1875 के अंदर, मैंने बताया 1861 में कनिंघम को लगाया, 1871 में इन्होंने मोहर वगैरह का संकलन किया, और 1875 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट है वो प्रकाशित की ब्रिटिश संसद के अंदर। तो यहां से फिर काम होना शुरू हुआ। 1946 से लेकर के 1955 तक व्हीलर ने हड़प्पा और SR राव ने लोथल, दोनों जगह के ऊपर इन्होंने क्या किया, इनके ऊपर काम करना शुरू किया। इससे पहले अपन 1921 और 1922 में दयाराम साहनी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का उत्खनन, दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने हड़प्पा सभ्यता, और मोहनजोदड़ो को राखलदास बनर्जी ने 1922 में, तो इन्होंने करने का प्रयत्न किया। व्हीलर ने 1946 से 55 के बीच, SR राव ने लोथल को, दोनों स्थलों को स्तर विन्यास का भी काम किया था व्हीलर ने, अपन ने पहले ही देखा इसके बारे में। फिर 1960 से लेकर के 90 के दशक के अंदर कालीबंगा जो राजस्थान के अंदर, पूर्व में भी चर्चा कर चुके, दोहरे जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं, दीनहीन बस्ती माना गया है, इस प्रकार की तीसरी राजधानी भी कहा है इसको। भावलपुर, धोलावीरा आदि का उत्खनन लगभग 1960 से 1990 के दशक में हुआ। 1997 से 2013 के मध्य वर्तमान में हमने DNA का विश्लेषण के बारे में बात की, हरियाणा के अंदर इसका उत्खनन हुआ, आनुवांशिक अनुसंधान है वो जारी है। संभवतः ये माना गया कि लगभग 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के आज तक के जो भी DNA है वो संभवतः मिलान कर रहे हैं, तो ये माना गया है। हड़प्पा सभ्यता के अनेक रहस्य आज भी अनुत्तरित हैं। नई तकनीकें, अन्वेषण भविष्य की और रोचक परिणामों की आशा दिलाते हैं। तो मैंने बताया कि हड़प्पा सभ्यता एक प्रकार से हमारे भारतीय इतिहास का एक गौरवपूर्ण इतिहास माना जाता है, प्रारंभिक शुरुआत मानी जाती है हड़प्पा सभ्यता से, लेकिन आज भी लगभग अपन यही मान सकते हैं कि अधिकांश 90% तक आज भी इसके हम किसी भी सही प्रश्नों तक नहीं पहुंच पाए हैं। सही अन्वेषण आज भी इसके जारी हैं। साथ में हमने देखा कि लगभग इसके 2000 प्लस लगभग 2800 स्थल हैं, इनके बारे में अपन ने जानकारी प्राप्त कर ली है कि संभवतः इतने स्थल हैं, लेकिन काम अभी भी बड़े बड़े स्थलों के ऊपर ही हुआ है, और 1400 स्थलों तक तो अपन ने काफी हद तक इनके पुरातत्व सर्वेक्षण कर लिया है, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़े क्षेत्र के ऊपर अन्वेषण होना बाकी है। तो इसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता के बारे में अपन ने ये पूरा आज का जो पाठ पढ़ा है, इसकी जो PPT है वो अपन टेलीग्राम के अंदर जो भी इसकी PDF फॉर्मेट में डाल दी जाएगी, और अभी आगे से आगे हम इतिहास विषय के सारे जो टॉपिक हैं वो निरंतर डालते रहेंगे। मूल रूप से रिवीजन के लिए सबसे बेहतर है, और ये इन रिवीजन से आप लगभग 80 से 90% मार्क्स प्राप्त कर सकते हो, और बाकी किताबों का कोई अंत नहीं होता। एक ही PPT या एक ही वीडियो के अंदर हम पूरे के पूरे जो पाठ है उसको समायोजित करने का प्रयत्न करते हैं। संदीप चौधरी GS में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।